अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने वेव के बारे में स्टडी किया था कि वेव क्या होती है, वो किस तरीके से फॉर्म होती है। साथ ही साथ वेव से रिलेटेड हमने उसकी 2 टाइप्स के बारे में भी स्टडी किया था। आज हम इस लेक्चर में वेव की नेक्स्ट 2 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो आज जिन टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपकी बुक में मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंसेस लिखे हुए थे, इसलिए हम भी उनको इसी तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स से अगर हम स्टार्ट करें तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वेव्स डेट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि ऐसी वेव्स जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए हो प्रोपगेट करने के लिए। मीडियम क्या करता है? बेसिकली मीडियम वेव की हेल्प करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। तो वेव इसी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम लाजमी चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपगेट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी मीडियम, यानी कि आप एयर ले लें, वाटर ले लें, ग्लास ले लें, रोप जैसे हमने स्टडी किया था, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मैटर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर कि मिसाल के तौर पर हम सनलाइट की बात करते हैं, जैसे कि सूरज है। अब सूरज पे हमारे पास, सॉरी फॉर माय बैड डायग्राम बनाने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे मेरी बात। देखें, हम क्या करेंगे, सूरज से हमारे पास जो है अर्थ पर लाइट आती है। क्या हमारी स्पेस में कोई मैटर है, कोई मीडियम है? नहीं, हमारी स्पेस में तो कुछ भी नहीं है। हमारी स्पेस में वैक्यूम है, यानी कि कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो भी सन की लाइट क्या अर्थ तक पहुंच जाती है आराम से? तो अर्थ तक हमारी जो है सन की लाइट वो आराम से पहुंचती है। तो हमारे पास जो सन लाइट है, जो लाइट है, वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि देखा जाए तो वो सूरज से अर्थ तक कैसे पहुँच रही है? बगैर किसी मीडियम के। हमारी स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो सन पे मौजूद रोशनी, जो सन से जो रोशनी आती है, वो आराम से अर्थ तक पहुंच पाती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब हम मैकेनिकल वेव की एग्जांपल भी यहीं से देखेंगे। आपको पता होगा ये बात कि सन पर ना मुस्तकिल ब्लास्ट हो रहे होते हैं। चेन रिएक्शंस की वजह से उस पर हर सेकंड ब्लास्ट हो रहा होता है। तो उन ब्लास्ट की आवाज़ हम तक आनी चाहिए, तो वो आवाज़ क्यों नहीं आती? तो जवाब है कि हमारी जो साउंड एनर्जी होती है वो एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और हमारे स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं मौजूद, बिल्कुल खाली है वो मीडियम से, वैक्यूम है वहाँ पर। इसी वजह से जो हमारे सन पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की लाजमी किसी मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, किसके बारे में? मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं? प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका बैक एंड फोर्थ मूव करना, सही है, या फिर अप एंड डाउन मूव करना, सही। एक जगह पर रहते हुए अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मूव करना, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो अगर हमारे पास मीडियम के अंदर वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मीडियम, उसके पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है, तो यकीनन वहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि हमारी जो साउंड एनर्जी है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर पा रही है? हमारा जो गला है उसके अंदर वोकल कॉर्ड मौजूद होता है। उस वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने की वजह से जो है हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है, और उन वेव की मदद से हमारी जो साउंड एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी, आप उसमें गौर करें तो आपको ब्लू वाली जो फील्ड दिख रही है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो रेड लाइन से दिख रही है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी।
तो जब ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री के एंगल पर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, सही है। तो इनकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब भी देखें एक इलेक्ट्रो का वर्ड आ रहा है, एक मैग्नेटिक का वर्ड आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस हो पाती हैं, ठीक है हमारे पास। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ट्रैवल कहाँ कैसे कर सकती हैं। तो हमें पता है मैकेनिकल वेव्स जो हैं ट्रैवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। हमने अभी पढ़ा ना कि हमारी जो साउंड एनर्जी है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। सूरज पे जो ब्लास्ट होते हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती उनकी आवाज़, क्यों? क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है। और मैकेनिक साउंड वेव जो हमारे पास है वो मैकेनिकल वेव्स की मदद से हमारे पास पहुँच पाता है, सही, साउंड एनर्जी। तो जब मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम के ज़रिए ट्रैवल कर ही नहीं सकती, तो हमारे पास जो सूरज का जो ब्लास्ट की जो आवाज़ है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती, सही। तो मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। और कितनी स्पीड पर? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं तो वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही होंगी। जो हमारी लाइट की स्पीड है ना वो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। तो कोई भी वेव अगर वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर रही है वो भी कितनी स्पीड पर? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, तो हम उसको बिला झिझक कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके मुताबिक मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट करती हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर, यानी कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों की दोनों हमारे पास मैकेनिकल वेव्स भी हो सकती हैं। अगर हमारी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं तो वो दोनों के दोनों क्या होंगी, मैकेनिकल वेव्स भी हो सकती हैं, ठीक है। हो सकती है नहीं, डेफिनेटली ही होंगी वो, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारे पास क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पर कंसिस्ट करती हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी। जबकि मैकेनिकल वेव्स में क्या था कि वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स होगी। अब मैं आपको वो वाली वीडियो जो मैंने आपको पहले दिखाई थी दोबारा यहाँ पे प्ले करके आपको मैं बताती हूँ कि वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो है आपके सामने, इस वीडियो में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लू कलर से जो बनी हुई है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो रेड कलर से बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वाई डायमेंशन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जेड डायमेंशन में है। और साथ ही साथ जो उनकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास एक्स डायमेंशन की तरफ मूव कर रही है। अब आप गौर करें, क्या वाई का हमारे पास एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? तो जवाब है हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेव का आपस में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब दूसरी तरफ देखें, क्या आपके पास z का और x का आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों डायमेंशंस का? तो आप देखेंगे कि हाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव क्या होती थी? ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास जो मटेरियल, जो पार्टिकल होता था, जो हमारे पास वो एंगल बना रहा होता था वेव के साथ, वो 90 डिग्री का बना रहा होता था, परपेंडिकुलर होता था। तो वहाँ पे पार्टिकल हो रहा होता था, यहाँ पे फील्ड हो रही है परपेंडिकुलर। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्यों होती है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। अब मैकेनिकल वेव्स की स्पीड किस पे बिलोंग करती है, किस पे डिपेंड करती है? तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी स्पीड डिपेंड कर रही होती है मीडियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। यानी कि अगर हमारी जो भी वेव है अगर वो एयर से गुज़र रही है तो एयर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी फ़िज़िकल, उस पे वो डिपेंड, हमारी जो वेव है वो भी उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ही डिपेंड कर रही होगी। ग्लास की अलग फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस हमारी जो स्पीड होगी उसके अंदर अलग होगी। मान लें साउंड एनर्जी है मेरी, ठीक है, तो उसके लिए जो वेव जा रही है मेरे पास, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास प्रोड्यूस होगी, एयर में उसकी स्पीड अलग होगी, वाटर में उसकी स्पीड अलग होगी, ग्लास में उसकी स्पीड अलग होगी, क्योंकि सबकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है स्पीड, ठीक है, किसकी, मैकेनिकल वेव्स की। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारे पास स्पीड, आपको ये बात तो पता है कि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बोला कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि ये मीडियम होगा तो ये ट्रैवल ही नहीं करेंगी वहाँ से, नहीं।
मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मीडियम की गैर मौजूदगी में भी ट्रैवल कर सकती हैं और तो और मीडियम की मौजूदगी में भी ट्रैवल कर सकती हैं। भाई इनका ये मामला है कि इन्हें ज़रूरत नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैक्यूम में होगी तो हमारे पास ये स्पीड होगी 3 एक्सपोनेंट 8, लेकिन अगर मीडियम मौजूद होगा तो इनकी स्पीड क्या होगी। यहाँ पे जो आपकी बुक में बात हुई हुई है वो हुई हुई है ट्रांसपेरेंट मीडियम के हवाले से कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में इनकी स्पीड क्या होती है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में जैसे कि गिलास हो गया, वाटर हो गया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है ना हमारे पास, तो इनके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जनरेट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है, तो इनकी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही होगी हमारे पास, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपके इस चैप्टर में मज़ीद बात नहीं हुई हुई, बस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर तो हमारे पास दो मीडियम है जैसे कि एयर है और ग्लास है, ठीक है, अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जाएगी, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। अगर तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो हमारी वेव की स्पीड वहाँ पर कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारे पास वहाँ पे रेजिस्टेंस को भी दिखा रहा होता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सही, तो हमारे पास अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है हमारे पास तो वहाँ पे हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी, वहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपके लिए बस मैंने ये बात बता दी है। वैसे ये बात भी इम्पॉर्टेंट आपकी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको याद रखना चाहें रखें, नहीं याद रखना नहीं रखें। बस आपको ये बात इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि हमारी जो स्पीड है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है तो उनकी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही होगी, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, लास्ट में हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास जो वाटर वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, हमारी जो लाइट हो गई, सनलाइट जो आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, ये सब हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की। चलें, नेक्स्ट टॉपिक की हम अब बात करने लगे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखें, अभी तक हमने वेव के बारे में स्टडी कर लिया, वेव की फॉर्मेशन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमने इसकी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी कि वेव की क्या क्या खसूसियात हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमने जिस कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड की आपको सामने डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। देखिए, टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है हमारे पास, एक वेव को हमारे पास ट्रैवल करने में, एक वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, या यूँ कह लें कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ठीक है, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। अब देखें, एक कंप्लीट वेव होती कितनी है, यहाँ पे देखें, ये मेरा आपको पता है अपर पार्ट क्रस्ट कहलाता है वेव का, और उसके बाद अगर जो लोअर पार्ट है वो क्या कहलाएगा मेरे पास, ट्रफ का। ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्लीट वेव हो गई। ठीक है, अपर पार्ट क्रस्ट और लोअर पार्ट क्या है, ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर मेरी एक वेव कंप्लीट हो जाती है। तो एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, आपकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मान लें मैं इस वेव पे एक पॉइंट बना लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बना लूँ, तो इस पॉइंट को पूरा का पूरा ऑसिलेट करने में, मूव होने में, कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप गौर करें तो ये जो मेरी वेव है हमारे पास, ये एक कंप्लीट वेव है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये कंप्लीट वेव हो गई, और इसको कंप्लीट होने में 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो मैं आराम से बोल सकती हूँ मेरी जो वेव 1 है उसको कंप्लीट होने में 2 सेकेंड लग रहे हैं, यानी इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट ये वेव 2 बनाई हुई है मैंने,
ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको कंप्लीट होने में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, इसको कंप्लीट होने में मुझे 4 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगी, जो मेरी वेव 2 है उसका टाइम पीरियड क्या है मेरे पास, 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड को जो सिंबल होता है, जो डिनोट करते हैं, वो कैपिटल टी से करते हैं और कैपिटल टी से करते हैं, और जो उसके पास जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को जो हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल f से करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। अभी हमने टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन पढ़ी कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो इस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका अपोजिट होती है। फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट होती है। एक सेकंड के अंदर अंदर जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या कहलाएगी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 सेकंड का टाइम है हमारे पास। ठीक है, एक वेव 1 है, सही है, हमारे पास 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, एक क्रस्ट एंड ट्रफ तो एक हो गया, ये एक क्रस्ट एंड ट्रफ 2 हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये जो वेव 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 2 हर्ट्ज़। ठीक है, हर्ट्ज़ की बात मैं अभी आपको बताती हूँ। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, जैसे कि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज़। ठीक है, इसी की तरीके से मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरी वेव बनाती हूँ। ठीक है, अब उसकी थोड़ी सी हम ज़्यादा वेव्स बना लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक क्रस्ट और ट्रफ, ये एक वेव हो गई। ठीक है, फिर एक क्रस्ट और ट्रफ, एक और वेव, फिर एक क्रस्ट और ट्रफ, एक और वेव, फिर एक क्रस्ट एंड ट्रफ, एक और वेव। अच्छा, ये प्रोड्यूस कितनी देर में हो रही है, यानी कि एक, या इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर अंदर। 1 सेकंड के अंदर अंदर 4 वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं यहाँ पर हमारे पास। तो इस वेव की जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास, वो कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्ज़ हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होती, टाइम पीरियड का अपोजिट ही आप इसको समझ लें कि 1 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी सोर्स से जो नंबर ऑफ़ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है उसका, हर्ट्ज़। सही, HZ से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। अब हम देखिए फ्रीक्वेंसी के फार्मूले की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो इतने टाइम के अंदर हमारे पास कितने के टी से रिप्रेजेंट कर दिया, इतने टाइम के अंदर हमारे पास वेव कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, 1 वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे, F = 1/कैपिटल टी। ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर 1 वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, ये फ्रीक्वेंसी का है जनरल फार्मूला। ठीक है, कि F बराबर है 1/T के। क्या मैं यहीं से टाइम पीरियड का फार्मूला भी निकाल सकती हूँ? यहाँ पर देखो, गौर करें, क्या करूँगी मैं, इस T को इधर, यहाँ पे डिवाइड है, इधर भेज दूँगी, = के दूसरी तरफ, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखें, FT बराबर है अब 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो F है, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है, तो जिस चीज़ का फार्मूला निकालना होता है, जिस चीज़ का फार्मूला निकालना होता है उसको अकेला करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकेला करने के लिए टाइम पीरियड को, इस फ्रीक्वेंसी को हटाएंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, = के इस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला भी बन गया कि T बराबर है 1/f, यानी टाइम पीरियड बराबर है 1/फ्रीक्वेंसी के। दोनों का आपस में ना इन्वर्सली रिलेशन चल रहा है, टाइम पीरियड ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम पीरियड कम। फ्रीक्वेंसी की इस हिसाब से एक और डेफिनेशन बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड की भी डेफिनेशन बन सकती है, आप आराम से आप उसको बना सकते हैं। टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन बन जाएगी मैथमेटिकली, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आराम से आपके पास इसकी डेफिनेशन, सिंबल, फार्मूला, SI यूनिट आ गए हैं। ज़्यादातर बोर्ड में इसकी डेफिनेशंस आती हैं, तो आपने साथ साथ इसको डिनोट करके बताना है कि डिनोट किससे होता है, फार्मूला बताना होता है, SI यूनिट बताना होता है, तो आपके पास इसकी फुल मार्क्स आपको आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसका नाम है वेवलेंथ, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ को जो हम डिनोट करते हैं, वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये बनता है। ये सिंबल आपने यकीनन पहले भी देख रखा होगा। ठीक है, बहुत ही मशहूर सिंबल है ये। अब वेवलेंथ की हम टोटल ना 3 डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे जो है पहली डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज़ कॉल्ड वेवलेंथ।
एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है, लीनियर लेंथ, ओके, लीनियर, एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? वेव लेंथ। देखें यहाँ पे, देखें एक कंप्लीट वेव अभी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, एक क्रस्ट और इसका ट्रफ, ठीक है, ये कंप्लीट वेव है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी ना यहाँ से यहाँ तक, लीनियर लेंथ जो होगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगी? वेव लेंथ। ये क्या कहलाएगी? वेव लेंथ, ठीक है। तो वेव लेंथ की एक डेफिनेशन तो बनती है कि एक जो कंप्लीट वेव है उसकी लेंथ क्या कहला रही है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर समझ लें, सीधी की बात कर रही हूँ मैं, आप ये मत समझिएगा कि ये जो पूरी लेंथ है तो इसकी बात कर, नहीं, ये इतनी लीनियर लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सीधी लेंथ की। जो ये दूसरी डेफिनेशन से आपको और अच्छे समझ में आएगा। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, इसको भी समझें। एक तो मैंने आपको बताया एक कंप्लीट वेव हमारी क्या होती है कि भाई एक क्रस्ट ले लिया, एक ट्रफ ले लिया, सही, उसकी लीनियर लेंथ हमारे पास क्या कहलाएगी? वेव लेंथ कहलाएगी। अब एक बात मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये देखिए, मैं एक क्रस्ट और एक ट्रफ, फिर से एक क्रस्ट और एक ट्रफ बना रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो सक्सेसिव मतलब जो एक साथ लगातार आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे कि ये दो ऊपर के क्रस्ट है, इनके दरमियान जो लीनियर डिस्टेंस होगा, सही है, जो लीनियर फासला होगा वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास? वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी एक कंप्लीट वेव बन रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी एक कंप्लीट वेव बन रही है और उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोल देंगे, उसके लीनियर डिस्टेंस को, ठीक है। ये देखें क्या हुआ, क्या बेसिकली यहाँ से मेरा आधा क्रस्ट आ गया और यहाँ से भी मेरा आधा क्रस्ट आ गया, तो मिला के ये पूरा एक क्रस्ट हो गया और नीचे का ट्रफ तो है ही, तो वही बात हो गई, एक क्रस्ट और ट्रफ मिलाकर एक वेवलेंथ बना रहे थे, हमारे पास एक वेव बना रहे थे पूरी। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे इसका आधा क्रस्ट आ रहा है और इसका आधा क्रस्ट आ रहा है और नीचे का पूरा ट्रफ आ रहा है, तो आधा क्रस्ट और आधा क्रस्ट मिला के पूरा क्रस्ट बन रहा है और ये वाला नीचे पूरा ट्रफ बन रहा है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के पूरी एक वेव बनती थी, उसकी डिस्टेंस को, उसके लीनियर लेंथ को क्या बोलते थे? लैम्डा। और यहाँ पे भी क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ, ठीक है। सिमिलरली ट्रफ को मिलाऊं मैं, अगर देखें यहाँ से ट्रफ आ रहा है, ये दूसरा ट्रफ है, दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान का भी जो लीनियर डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, वो क्या कहलाता है? वेव लेंथ कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा ट्रफ यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा ट्रफ हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक ट्रफ हो गया और एक कंप्लीट क्रस्ट ये रहा, एक कंप्लीट क्रस्ट ये रहा, तो वही चीज़ हो गई, एक क्रस्ट एंड ट्रफ, सही। तो इनके दरमियान का फासला भी क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। तो दो डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी कि क्रस्ट और ट्रफ इनको मिला दें हम तो इनका लीनियर डिस्टेंस भी वेवलेंथ में चला जाएगा, ठीक है। दो क्रस्ट के दरमियान का जो लीनियर डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाएगा, दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने वेवलेंथ की आपको दो डेफिनेशंस तो बता दी, एक और डेफिनेशन है, वो किसके हिसाब से? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से बात हो रही है। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड रियरफ्रैक्शन। इसकी डायग्राम मैं आपको यहीं पे बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये कंप्रेशन आ गई, ये रियरफ्रैक्शन आ गई, ये कंप्रेशन आ गई, ये रियरफ्रैक्शन आ गई। कंप्रेशन से लेकर कंप्रेशन तक का जो फासला है वो क्या कहला रहा है? वेवलेंथ, सही है। तो दो कंप्रेशन, ये दो लगातार कंप्रेशंस आ रही है ना, तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के दरमियान जो लीनियर डिस्टेंस होता है वो भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है? हमारे पास रेयर फ्रैक्शन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन है। तो रेयर फ्रैक्शन से लेकर रेयर फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। ये रेयर फ्रैक्शन यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। तो वेवलेंथ की जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो ये है कि दो सक्सेसिव कंप्रेशंस या दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो लीनियर डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ कहलाती है। और एक डेफिनेशन हमारे पास और क्या है? ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से अगर आपसे पूछ लें, वो बोर्ड में आपके पास आ जाए सवाल कि भाई हमें डेफिनेशन बताएं ट्रांसवर्स वेव के हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्स वेव आप मुझे बताएं किसकी डेफिनेशन? वेवलेंथ की डेफिनेशन। तो आप वहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस नहीं कहेंगे, आप वहाँ पे बोलेंगे कि भाई द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव
क्रस्ट और ट्रफ। तो उसमें क्या कह रहे हैं आप कि दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान, ये दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है वो वेवलेंथ, और या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला है वो भी क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका, मीटर। भाई लेंथ है ना, लेंथ को किससे नापते हैं, मीटर में नापते हैं ज़्यादातर। वैसे दूसरे यूनिट भी होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन यूनिट होता है हमारे पास एसआई यूनिट, वो क्या होता है, मीटर। क्लास 9 में आपने लाजमी इसका पढ़ा होगा, लेंथ का एसआई यूनिट। सही है, तो अब यहाँ पे वेव लेंथ है, यानी कि वेव की लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।